नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और जानते हैं झारखंड की एक ऐसी शासन व्यवस्था के बारे में जिसने लगभग 2000 सालों तक इस पूरे क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागवंशी शासन व्यवस्था की। आइए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस व्यवस्था की जड़ें कहाँ थीं, ये शुरू कैसे हुई। फिर हम मिलेंगे कुछ प्रमुख शासकों से और जानेंगे कि कैसे मुगलों और फिर अंग्रेजों के आने से पूरी तस्वीर ही बदल गई। और हाँ, आखिर में हम सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है, बिल्कुल शुरुआत से, इसकी नींव से। सवाल ये है कि आखिर ये व्यवस्था आई कहाँ से, और इसका जवाब हमें मिलता है मुंडा व्यवस्था में। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। नागवंशी शासकों ने कोई एकदम नया सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने पहले से चली आ रही मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था को ही अपना बेस बनाया, उसी को और फैलाया और मजबूत किया। और ये सब कब हुआ? आज से लगभग 2000 साल पहले, पहली सदी में, करीब 64 ईस्वी के आसपास। तो मतलब पूरा का पूरा ढांचा वही रहा, बस नाम बदल दिए गए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने घर पर बस नया पेंट कर दिया गया हो। जो चीज पहले पढ़ा कहलाती थी वो अब पट्टी बन गई, और जो लोग मानकी हुआ करते थे वो अब भुइंहार कहलाने लगे। अच्छा, तो नींव तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उन लोगों की, उन चेहरों की जिन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया। और साथ ही ये भी देखेंगे कि सत्ता का सेंटर यानी राजधानी कैसे एक शहर से दूसरे शहर बदलती रही। तो इस कहानी के हीरो कौन हैं? देखिए, इसकी शुरुआत होती है फणी मुकुट राय से। इन्हें ही इस वंश का संस्थापक और आदि पुरुष भी माना जाता है। और एक और बड़ा नाम है भीमकर्ण का। ये वो पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के साथ कर्ण की उपाधि जोड़ी थी। अब सोचिए, नागवंशियों का नाम और शोहरत इतनी थी कि वो दिल्ली में मुगल दरबार तक पहुंच गई थी। मुगल सम्राट जहांगीर तो एक नागवंशी शासक दुर्जनशाल से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें शाह का टाइटल दे दिया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि दुर्जनशाल हीरों के जबरदस्त पारखी थे। वैसे मुगल तो इस पूरे वंश को जिम्मेदार खाने अलामा कहते थे, मतलब हीरे की खानों के मालिक। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा सफर है। कहानी शुरू हुई फणी मुकुट राय के समय सुतियांबे से, फिर प्रताप राय के दौर में राजधानी बनी चुटिया, भीमकर्ण के समय खुखरा, तो दुर्जनशाल के समय डोईसा, इसके बाद जगन्नाथ शाह के समय पालकोट और आखिर में उदयनाथ शाह के समय रातूगढ़। हर बदलती राजधानी एक नए दौर का आगाज थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कहानी में एक नया मोड़ आया। अब हम उस दौर में चलते हैं जब इस क्षेत्र में एंट्री होती है मुगलों की, और देखते हैं कि इस शक्तिशाली साम्राज्य ने सदियों पुरानी इस व्यवस्था को कैसे बदल कर रख दिया। देखिए, कितनी अजीब बात है। एक तरफ 16वीं शताब्दी तक नागवंशी व्यवस्था लगभग वैसी की वैसी ही चल रही थी जैसी शुरू हुई थी। सब कुछ शांत था। लेकिन 1585 ईस्वी में मुगलों के आते ही खेल बदल गया, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी पैसा, यानी कि टैक्स। और इस बदलाव का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? शासक दुर्जनशाल पर। जरा सोचिए, एक राजा, और उसे ग्वालियर के किले में पूरे 12 साल के लिए कैदी बना लिया गया। और वजह सिर्फ इतनी सी कि वो 1616 ईस्वी में मुगलों को टैक्स नहीं चुका पाए थे। तो पूरे 12 साल जेल में रहने के बाद आज़ादी की एक कीमत तय हुई। दुर्जनशाल ने हर साल 6000 रुपए का टैक्स देना मान लिया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1632 ईस्वी में ये रकम और भी बढ़ा दी गई। अब इतना सारा पैसा मुगलों को देना था, तो आएगा कहाँ से? इसके लिए नागवंशी शासकों को वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले तो अपनी सदियों पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया। फिर जो पहले कभी नहीं हुआ था, आम किसानों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और अब भूयाहार, जो कभी समुदाय के मुखिया होते थे, उनका काम हो गया लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना। बाद में तो इस काम के लिए जागीरदार भी रखे जाने लगे। मुगल गए तो एक और नई और बड़ी ताकत ने दस्तक दी, अंग्रेज। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से इस शासन व्यवस्था का अंजाम क्या हुआ। साल 1765,
ये तारीख बहुत अहम है। इसी साल अंग्रेजों को बंगाल और बिहार की दीवानी मिली, मतलब टैक्स वसूलने का ऑफिशियल राइट। और बस इसी के साथ नागवंशी शासक सीधे सीधे पटना काउंसिल के अंडर आ गए, उन्हें जवाबदेह हो गए। फिर 1775 में अंग्रेजों ने एसी विटली को भेजा, छोटा नागपुर का पहला सिविल कलेक्टर बनाकर। काम क्या था? टैक्स कलेक्शन का सिस्टम ठीक करना। पर मजे की बात यह है कि शुरू में उनके आने से जमीन पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, यानी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। और इस एक कानून ने सब कुछ पलट कर रख दिया। जो नागवंशी राजा कभी इस जमीन के मालिक और शासक थे, अब वो सिर्फ जमींदार बनकर रह गए। और आखिरकार 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उसके साथ ही झारखंड की इस सदियों पुरानी पारंपरिक नागवंशी शासन व्यवस्था का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। तो चलिए, इतनी लंबी कहानी के बाद एक फटाफट रिवीजन हो जाए। देख लेते हैं कि सबसे ज़रूरी बातें, नाम और तारीखें क्या-क्या थीं जो हमें याद रखनी हैं। हाँ, तो संस्थापक कौन थे? फणिमुकुट राय। आदि पुरुष वही फणिमुकुट राय। कर्ण टाइटल इस्तेमाल करने वाले पहले शासक भीमकर्ण। दुर्जनशाल को शाह की उपाधि जहांगीर ने दी थी। मुगलों ने नागवंशियों को क्या कहा? जमींदार ए खाने अलामा। और वो दो बड़े प्रशासनिक बदलाव, पढ़ा बन गया पट्टी और मानकी बन गए भूइहार। अब तारीखें याद हैं? 64 ईस्वी जब मुंडा सिस्टम को बड़ा किया गया। 1585 मुगलों की एंट्री। 1616 जब दुर्जनशाल को कैद किया गया। और 1632 जब टैक्स और बढ़ा दिया गया। और फिर कहानी का दूसरा हिस्सा 1765 अंग्रेजों को दीवानी मिली। 1775 पहले सिविल कलेक्टर आए। 1793 परमानेंट सेटलमेंट, जो सबसे बड़ा मोड़ था। और आखिर में 1947 जब ये शासन खत्म हो गया। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर कैसे कोई शासन व्यवस्था जो लगभग 2000 साल तक चली, वो बाहर से आने वाली बड़ी बड़ी ताकतों के दबाव में खुद को बचाती है, बदलती है और आखिर में एक बिल्कुल नए रूप में ढल जाती है। ये कहानी सिर्फ एक राजवंश की नहीं, बल्कि समय, बदलाव और सर्वाइवल की है।